नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग तिरिच पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले वीडियो में हम लोग लेखक के विषय में देख चुके हैं और पाठ का स्टार्ट भी हम लोग कर चुके थे, स्टार्टिंग कर चुके थे, शुरुआत कर चुके थे। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो नरेटर है पाठ का, वह एक बच्चा है। वो अपने पिताजी की कहानी को बता रहा है। तो उसके पिताजी कैसे 55 साल की उम्र में तिरिच का शिकार हो गए, उसकी ये कहानी है। तिरिच एक जहरीला छिपकली है, लिजार्ड है, जो उसके नरेटर जो बच्चा है उसके पिताजी को उसने काट लिया था। और कहावत यह है कि उसका काटा हुआ बचता नहीं है। तो क्या हुआ उसके बाद, यह हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमें तिरिच के बारे में दो बातें और पता थीं। एक तो यह कि जैसे ही वह आदमी को काटता है, वैसे ही वह वहाँ से भागकर किसी तरह किसी जगह पेशाब करता है और उस पेशाब में लौट जाता है। अगर तिरिच ने ऐसा कर लिया तो आदमी बच नहीं सकता। अगर उसने बचना है अगर उसे बचना है तो तिरिच के पेशाब में लौटने के पहले ही खुद किसी नदी, कुएं या तालाब में डुबकी लगा लेनी चाहिए, या फिर तिरिच के ऐसा करने के पहले ही उसे मार देना चाहिए। दूसरी बात यह कि तिरिच काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उससे नज़र टकरा जाए। अगर तिरिच को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ। आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिच पीछे पीछे आता है। ये सब परंपराएं हैं, विश्वास है, जिसको आप अंधविश्वास भी कह सकते हैं। तो ये सब तिरिच के विषय में समाज में बातें व्याप्त हैं। मैं भी तमाम बच्चों की तरह उस समय तिरिच से बहुत डरता था। मैंने दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र दो ही थे। दुःस्वप्न जो आते हैं बच्चे को, नाइटमेयर, उसमें क्या होता है कि इस बच्चे को दो ही पात्र थे उसमें, एक हाथी और दूसरा तिरिच। हाथी तो फिर भी दौड़ता दौड़ता थक जाता था और मैं पेड़ पर चढ़कर बच जाता था सपने में, या फिर उड़ने लगता था। लेकिन तिरिच, उसके सामने तो मैं किसी इंद्रजाल में बस जाता था। मैं सपने में कहीं जा रहा होता तो अचानक ही किसी जगह वह मिल जाता। उसकी जगह तय नहीं होती थी। कोई ज़रूरी नहीं था कि वह चट्टानों की दरार में, पुरानी इमारतों के पिछवाड़े या किसी झाड़ी के पास दिखे। वह मुझे बाजार में, सिनेमा हॉल में, किसी दुकान या मेरे कमरे में भी दिख सकता था। मैं सपने में कोशिश करता था कि उससे नज़र न मिलने पाए, लेकिन वह इतनी परिचित आँखों से मुझे देखता कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था, और बस आँख मिलते ही उसकी नज़र बदल जाती थी। वह दौड़ता था और मैं भागता था। ये सपने की कहानी है। मैं गोल गोल चक्कर लगाता था, जल्दी जल्दी पास पास डग भरकर अचानक खूब लंबी लंबी छलांगे लगाने लगता, उड़ने की कोशिश करता, कि किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाता। लेकिन मेरी हजार कोशिशों के बावजूद वह चकमा नहीं खाता था। वह मुझे बहुत घाघ, समझदार, चतुर और ख़तरनाक लगता। मुझे लगता कि वह मुझे खूब अच्छी तरह से जानता है। उसकी आंखों में मेरे लिए परिचय की जो चमक थी, उससे मुझे लगता था कि वह मेरा ऐसा शत्रु है जिसे मेरे दिमाग में आने वाले हर विचार के बारे में पता है। मेरा सबसे खौफनाक, यातनादायक, भयाक्रांत और बेचैनी से भरा यही सपना था। भागते भागते मेरा पूरा शरीर थक जाता, फेफड़े फूल जाते, मैं पसीने में लथपथ होकर बेदम होने लगता, और एक बहुत ही डरावनी, सुन्न कर देने डालने वाली मृत्यु मेरे बिल्कुल करीब आने लगती। मैं ज़ोरों से चीखता, रोने लगता, पिताजी को, थानू को या माँ को पुकारता, और फिर मैं जान जाता कि यह सपना है। लेकिन यह पता चल जाने के बावजूद मैं अच्छी तरह से जानता था कि तब भी मैं अपनी इस मृत्यु से नहीं बच सकता। मृत्यु नहीं, तिरिच द्वारा अपनी हत्या से। और ऐसे में मैं सपने में ही कोशिश करता कि किसी तरह जाग जाऊं। मैं पूरी ताकत लगाता, सपने के भीतर आंखें खोलकर फाड़ता, रोशनी को आंख देखने की कोशिश करता और ज़ोर से कुछ बोलता। कई बार बिल्कुल ऐन मौके पर मैं जागने में सफल भी हो जाता। माँ बतलाती कि मुझे सपने में बोलने और चीखने की आदत है। कई बार उन्होंने मुझे नींद में रोते हुए भी देखा था। ऐसे में उन्हें मुझे जगा डालना चाहिए, लेकिन वे मेरे माथे को सहलाकर मुझे रजाई से ढक देती थीं
और मैं उसी खौफनाक दुनिया में अकेला छोड़ दिया जाता था, अपनी मृत्यु बल्कि अपनी हत्या से बचने की कोशिश में भागता दौड़ता चीखता। वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभवों से यह जान लिया था कि आवाज़ ही ऐसे मौक़ों पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है जिससे मैं तिरिच से बच सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से हर बार इस अस्त्र की याद मुझे बिल्कुल अंतिम समय पर आती थी, तब जब वह मुझे बिल्कुल पा लेने वाला होता। अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती। मौत की नशे से भरे एक निर्जीव लेकिन डरावने अंधेरे से मैं घिर जाता। लगता मेरे नीचे कोई ठोस आधार नहीं है, मैं हवा में हूँ। और वह पल आ जाता जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता। तभी बिल्कुल इसी एक बहुत ही छोटे और नाजुक पल में मुझे अपने इस अस्त्र की याद आती और मैं ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता और इस आवाज़ के सहारे मैं सपने से बाहर निकल आता, मैं जाग जाता। कई बार माँ मुझसे पूछती थी मुझे क्या हो गया था। तब मेरे पास इतनी भाषा नहीं थी कि मैं उन्हें सब कुछ एक एक चीज़ उसी तरह बता पाता। अपनी इस असमर्थता के बारे में मुझे खूब पता था और इसी वजह से मैं एक अजीब से तनाव, बेचैनी और असहायता से भर जाता। अंत में हार कर इतना ही कह पाता कि बहुत डरावना सपना था। जाने क्यों मुझे शक था कि पिताजी को उसी तिरिछ ने काटा था जिसे मैं पहचानता था और जो मेरे सपने में आता था। ये मनोवैज्ञानिक है, मन में बात बैठ गई है। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई थी, जैसे ही वह तिरिछ पिताजी को काटकर भागा, पिताजी ने उसका पीछा करके उसे मार डाला था। तय था कि अगर वे फौरन उसे नहीं मार पाते तो वह पेशाब करके उसमें ज़रूर लौट जाता, फिर पिताजी किसी हाल में न बचते। यही वजह थी कि पिताजी को लेकर मुझे उनकी उतनी चिंता नहीं रह गई थी, बल्कि इस तरह की राहत और मुक्ति की खुशी मेरे भीतर धीरे धीरे पैदा हो रही थी। कारण यही तो एक तो यही कि पिताजी ने तिरिछ को तुरंत मार डाला था, और दूसरा यह कि मेरा सबसे खतरनाक पुराना परिचित शत्रु आखिरकार मर चुका था, उसका वध हो गया था और अब मैं अपने सपने के भीतर कहीं भी बिना किसी डर के सीटी बजाता घूम सकता था। उस रात देर तक हमारे आंगन में भीड़ रही आई। पिताजी की झाड़ फूंक चलती रही। कांटे के जख्म को चीर कर खून भी बाहर निकाला गया और कुएं में डालने वाली लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट जख्म में भरा गया। मैं निश्चिंत था। अगली सुबह पिताजी को शहर जाना था। अदालत में पेशी थी। उनके नाम सम्मन आया था। हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर निकलने वाली सड़क से शहर के लिए बसें गुजरती थीं। उनकी संख्या दिन भर में मुश्किल से 2 या 3 थीं। गनीमत थी कि पिताजी जैसे ही सड़क तक पहुँचे, शहर जाने वाला पास के गांव का एक ट्रैक्टर उन्हें मिल गया। ट्रैक्टर में बैठे हुए लोग पहचान के थे। ट्रैक्टर 2-2.5 घंटे में शहर पहुंच जाने वाला था, यानी अदालत खुलने में से काफ़ी पहले। तो रास्ते में तिरिछ वाली बात चली। पिताजी ने अपना टखना उन लोगों को दिखलाया। ट्रैक्टर में पंडित राम अवतार भी थे। उन्होंने बतलाया कि तिरिछ के जहर की एक खासियत यह भी है कि कभी कभी वह 24 घंटे बाद ठीक उसी वक्त जिस वक्त पिछले दिन तिरिछ काटता है अपना असर दिखाता है। इसलिए अभी पिताजी को निश्चिंत नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर के लोगों ने पिताजी का ध्यान एक और बड़ी गलती की ओर खींचा। उनका कहना था कि यह तो पिताजी ने ठीक किया कि तिरिछ को फौरन मार डाला, लेकिन उसके बाद भी तिरिछ को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए था, उसे कम से कम जला जरूर देना चाहिए था। उन लोगों का कहना था कि बहुत से कीड़े मकोड़े और जीव जंतु रात में चंद्रमा की रोशनी में दोबारा जी उठते हैं। चांदनी में जो ओस और शीत होती है उसमें अमृत होता है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस सांप को मरा हुआ समझकर रात में यूं ही फेंक दिया जाता है, उसका शरीर चांद की शीत में भीगकर दोबारा जी उठता है और वह भाग जाता है। फिर वह हमेशा बदला लेने की ताक में रहता है। ट्रैक्टर के लोगों को शक था कि कहीं ऐसा न हो कि रात में जी उठने के बाद तिरिछ पेशाब करके उसमें लौट जाए। ऐसा हुआ तो 24 घंटे बीतते बीतते
ठीक उसी घड़ी के आने पर क्षितिज का तिरिछ का जानलेवा जहर पिताजी पर चढ़ना शुरू हो जाएगा। उन लोगों ने सलाह भी दी कि पिताजी को वहीं से वापस लौट जाना चाहिए और अगर संयोग से उस तिरिछ की लाश उसी जगह पड़ी हुई हो तो उसे अच्छी तरह जलाकर राख कर देना चाहिए। लेकिन पिताजी ने उन्हें बताया कि पेशी कितनी ज़रूरी थी, यह तीसरा संबंध था और अगर इस बार भी वे अदालत में हाजिर न हुए तो गैर जमानती वारंट निकलने का डर था। पेशी भी हमारे उसी मकान को लेकर थी जिसमें हमारा परिवार रह रहा था। वकील को पिछले 2 बार भी की पेशी में फीस भी नहीं दी जा सकी थी और कहीं अगर उसने लापरवाही दिखला दी और जज सनक गया तो हमारी कुर्की डिक्री भी करवा सकता था। विचित्र स्थिति थी कि अगर पिताजी उस तिरिछ की लाश को जलाने के लिए ट्रैक्टर से उतरकर वहीं से गांव लौट आते तो गैर जमानती वारंट के तहत वे गिरफ्तार कर लिए जाते और हमारा घर हमसे छीन जाता, अदालत हमारे खिलाफ हो जाती। लेकिन पंडित राम अवतार एक वैद्य भी थे। ज्योतिष पंचांग के अलावा उन्हें जड़ी बूटियों की भी बड़ी गहरी जानकारी थी। उन्होंने सुझाया कि एक तरीका ऐसा है जिससे पिताजी पेशी में हाजिर भी हो सकते हैं और तिरिछ के जहर से 24 घंटे के बाद बच भी सकते हैं। उन्होंने बताया कि चरक का निचोड़ इस सूत्र में है कि विष ही विष की औषधि है। अगर धतूरे के बीज कहीं मिल जाएं तो वह तिरिछ के जहर की काट तैयार कर सकते हैं। अगले गांव सावंतपुर में ट्रैक्टर रोक दिया गया और एक तेली के खेत में धतूरे के पौधे आखिरकार खोज निकाले गए। धतूरे के बीजों को पीसकर उसे तांबे के पुराने सिक्के के साथ उबालकर काढ़ा तैयार किया गया। काढ़ा बहुत कड़वा था इसलिए उसे चाय में मिलाया गया और पिताजी को वह चाय पिला दी गई। इसके बाद सभी निश्चिंत हो गए। एक बहुत बड़े खतरे से पिताजी को निकालने की कोशिश हो रही थी। वैसे मुझे तिरिछ के बारे में तीसरी बात भी पता थी जो पिताजी के जाने के कई घंटे बाद अचानक याद आ गई थी। यह बात सांप की उस बात से मिलती जुलती थी जिसके फलस्वरूप आगे चलकर कैमरे का आविष्कार हुआ था। माना यह जाता था कि अगर कोई आदमी सांप को मार रहा हो तो अपने मरने से पहले वह सांप अंतिम बार अपने हत्यारे के चेहरे को पूरी तरह से बहुत गौर से देखता है। आदमी उसकी हत्या कर रहा होता है और सांप टकटकी बांधकर उस आदमी के चेहरे की एक एक बारीकी को अपनी आँख के भीतरी पर्दे में दर्ज कर रहा होता है। सांप की मृत्यु के बाद सांप की आँख के भीतरी पर्दे पर उस आदमी का चित्र स्पष्ट दर्ज हो जाता है। बाद में आदमी के जाने के बाद उस सांप का दूसरा जोड़ा आकर उस मरे हुए सांप की आँख के भीतर झांकता है और इस तरह वह हत्यारा पहचान लिया जाता है। सारे सांप उसे पहचानने लगते हैं। फिर वह कहीं भी चला जाए उससे बदला लेने की फिराक में वे रहते हैं। हर सांप उसका शत्रु होता है। ये सब अंधविश्वास सब है लेकिन ऐसी मान्यताएं हैं गाँवों में, देहातों में। गाँव का जीवन, मुझे शक था कि मरे हुए तिरिछ की आंख के भीतरी पर्दे पर पिताजी का चेहरा दर्ज होगा। कोई दूसरा तिरिछ आकर उस लाश की आंख में झांकेगा और पिताजी वहां पहचान लिए जाएंगे। मेरे भीतर इस बात को लेकर बेचैनी पैदा हुई कि पिताजी ने सतर्कता क्यों नहीं बरती। उन्हें तिरिछ को मारने के साथ ही किसी पत्थर से उसकी दोनों आंखों को कुचलकर फोड़ देना चाहिए था। लेकिन अब क्या हो सकता था। पिताजी शहर जा चुके थे और मेरे सामने उलझन और चुनौती थी कि गांव के पास फैले इतने बड़े जंगल में किस जगह तिरिछ को मारकर उन्होंने छोड़ा था वह जगह मैं खोज निकालूं। मैं थानू के साथ बोतल में मिट्टी का तेल, दिया सराय और डंडा लेकर जंगल में तिरिछ की खोज में भटकता रहा। मैं उसे अच्छी तरह पहचानता था, बहुत अच्छी तरह। थानू निराश था। फिर मुझे अचानक ही लगने लगा कि उस जंगल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक एक पेड़ मेरा परिचित निकलने लगा। इसी जगह से कई बार सपने में मैं तिरिछ से बचने के लिए भागा था। मैंने गौर से हर तरफ देखा, बिल्कुल यही जगह थी। मैंने थानू को बताया कि एक सकरा सा नाला इस जगह से कितनी दूर दक्षिण की तरफ बहता है। नाले के ऊपर जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वहाँ कीकर का एक बहुत पुराना पेड़ है जिस पर बड़े शहद के छत्ते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वे कई शताब्दियों पुराने हैं। मैं उस पूरे रंग की
भूरे रंग की चट्टान को जानता था जो बरसात भर नाले के पानी में आधी डूबी रहती थी और बारिश में के बीतने के बाद जब बाहर निकलती थी तो उसकी खोहों में कीचड़ भर जाती थी और अजब अजब वनस्पतियां वहां से उग आती थीं। चट्टान के ऊपर हरी काई की एक परत सी जम जाती थी। इसी चट्टान की सबसे ऊपर वाली दरार में तिरिछ रहता था। थानू इस बात को मेरी कल्पना मान रहा था, लेकिन बहुत जल्द हमें वह नाला मिल गया, कीकर का वह बूढ़ा पेड़ भी जिस पर शहद के छत्ते थे और वह चट्टान भी। तिरिछ की लाश चट्टान से जरा हटकर जमीन पर घास के ऊपर चित्त पड़ी हुई थी। बिल्कुल यह वही तिरिछ था। मेरे भीतर हिंसा और उत्तेजना और खुशी की एक सनसनी दौड़ रही थी। थानू ने और मैंने सूखे पत्ते और लकड़ियाँ इकट्ठी की, खूब सारा मिट्टी का तेल उसमें डाला और उसमें आग लगा दी। तिरिछ उसमें जल रहा था। उसके जलने की चिरायंत गंध हवा में फैल रही थी। मेरा मन जोर से चिल्लाने को हुआ, लेकिन मैं डरा कि कहीं मैं जाग न जाऊं और यह सब कुछ सपना न साबित हो जाए। मैंने थानू की ओर देखा। वह रो रहा था। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मेरे सपने में इसी जगह से निकलकर उस तिरिछ ने कई बार मेरा पीछा करना शुरू किया था। आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे से उसके अड्डे को कितनी अच्छी तरह से जानने के बावजूद कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोई कोशिश नहीं की थी। मैं आज बेतहाशा खुश था। पंडित राम अवतार ने बतलाया था कि ट्रैक्टर ने 9:45 बजे के लगभग शहर का चुंगी नाका पार किया था। वहां उन्हें नाके का टोल टैक्स चुकाने के लिए कुछ देर रुकना भी पड़ा था। वहां पर पिताजी ट्रैक्टर से उतरकर पेशाब करने गए थे। लौटने पर उन्होंने बताया कि उनका सिर कुछ घूम सा रहा है। तब तक पिताजी को धतूरे का काढ़ा पिए हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका था। ट्रैक्टर ने पिताजी को शहर में 10:05-7 के आसपास छोड़ दिया था। ट्रैक्टर में ही बैठे पलरा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था कि जब शहर में मिनरवा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर पिताजी को ट्रैक्टर से उतारा गया, तब उन्होंने शिकायत की थी कि उनका गला कुछ सूख सा रहा है। वे थोड़ा परेशान भी थे क्योंकि अदालत जाने का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था और शहर के लोगों से पूछ कर कहीं जाने में उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। पिताजी के साथ एक दिक्कत यह भी थी कि गांव या जंगल की पगडंडियां तो उन्हें याद रहती थीं। शहर की सड़कों को वे भूल जाते थे। शहर वे बहुत कम जाते थे। जाना ही पड़े तो अंतिम समय तक वे टालते रहते थे, तब तक जब तक जाना बिल्कुल ही ज़रूरी न हो जाए। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पिताजी सारा सामान लेकर शहर के लिए रवाना हुए और बस अड्डे से लौट आए। बहाना यह कि बस छूट गई, जबकि हम सब जानते थे कि ऐसा नहीं हुआ होगा। पिताजी ने बस को देखा होगा, फिर वे कहीं बैठ गए होंगे पेशाब करने या पान खाने। फिर उन्होंने देखा होगा कि बस छूट रही है। उन्होंने ज़रा सा और इंतज़ार किया होगा। जब बस ने रफ्तार पकड़ ली होगी तब वे कुछ दूर तक दौड़े होंगे। फिर उनके कदम धीमे पड़ गए होंगे और अफसोस और गुस्सा प्रकट करते हुए लौट आए होंगे। ऐसा करते हुए स्वयं भी लगा होगा कि बस सचमुच छूट गई है। ऐसे में जबकि हम मान चुके होते कि वे शहर जा चुके हैं, वे लौटकर हमें चकित कर देते। ट्रैक्टर से मिनरवा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर सिंध वॉच कंपनी के ठीक सामने लगभग 10:07 पर उतरने के बाद से लेकर शाम के 6 बजे तक पिताजी के साथ शहर में जो कुछ भी हुआ उसका सिर्फ एक धुंधला सा अनुमान ही लगाया जा सकता है। यह जानकारी भी कुछ लोगों से बातचीत और पूछताछ के बाद मिली है। किसी की भी मृत्यु के बाद अगर वह मृत्यु आकस्मिक और अस्वाभाविक ढंग से हुई हो, ऐसी जानकारियां मिल ही जाती हैं। उस दिन बुधवार 17 मई 1972 को सुबह 10:10 से लेकर शाम 6 बजे तक लगभग 7:45 घंटे में पिताजी कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ उनके साथ क्या क्या हुआ, इसका बहुत सही और विस्तृत ब्यौरा तो मिलना मुश्किल है। जो सूचनाएं या जानकारियां बाद में मिली, उनके जरिए उन घटनाओं का सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। जैसा कि पलरा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था कि जब पिताजी ट्रैक्टर से उतरे तभी उन्होंने गला सूखने की शिकायत की थी।
इसके पहले चुंगी नाका के पास जब पेशाब करके पिताजी लौटे थे तो उन्होंने सिर घूमने की बात की थी, यानी पिताजी पर धतूरे के बीजों का असर होना शुरू हो गया था। वैसे भी शहर पहुंचने तक पिताजी को काढ़ा पिए हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे। मेरा अनुमान है कि उस समय पिताजी को बहुत प्यास लगी होगी। गला भिगोने के लिए वे किसी होटल या ढाबे की तरफ गए भी होंगे, लेकिन जैसा कि मुझे उनके स्वभाव के बारे में पता है, वे वहाँ कुछ देर तक खड़े रहे होंगे और फिर एक गिलास पानी मांगने का फैसला न कर सके होंगे। एक बार उन्होंने बताया भी था कि कुछ साल पहले गर्मियों के दिनों में जब उन्होंने किसी होटल में पानी मांगा था तो वहाँ काम करने वाले नौकर ने उन्हें गाली दी थी। पिताजी बहुत संवेदनशील थे, इसलिए उन्होंने अपनी प्यास को दबाया होगा और वे वहाँ से चल पड़े होंगे। 10:15 बजे से लेकर 11 बजे के बीच 45 मिनट तक पिताजी कहाँ कहाँ गए, इसकी कोई जानकारी कहीं से नहीं मिली। इस बीच कोई खास घटना भी नहीं हुई जिससे कोई कुछ कह सके। फिर शहर में सड़क पर आते जाते लोगों में से किसी ने उन पर ध्यान दिया हो, उन्हें देखा हो, इसका पता लगाना भी मुश्किल है। वैसे मेरा अपना अंदाज़ा है कि इस बीच पिताजी ने कुछ लोगों से अदालत जाने का रास्ता पूछा होगा। उनके दिमाग में यह बात भी रही होगी कि वहां पहुंचकर वे अपने वकील एसएन अग्रवाल से पानी मांग लेंगे, लेकिन उनके पूछने पर या तो लोग चुप रहकर तेज़ी से आगे बढ़ गए होंगे या किसी ने इतनी बौखलाहट और जल्दबाजी में उन्हें कुछ बताया होगा जो पिताजी ठीक से समझ नहीं सके होंगे और सिर्फ अपमानित, दुखी और परेशान होकर रह गए होंगे। शहर में ऐसा होता ही है। तो ग्रामीण संस्कृति के लोगों को शहर में कितनी परेशानी होती है, इसका उदाहरण यहाँ पर हमें मिला पिताजी के अनुभवों में। इस वैसे बीच के पौन घंटे के बारे में मेरा अपना अनुमान है कि इस बीच पिताजी पर काढ़े का असर काफ़ी बढ़ गया होगा। मई की धूप और प्यास ने इस असर को और भी तेज और भी गहरा कर दिया होगा। उनके पैर लड़खड़ाने भी लगे होंगे और बहुत संभव है कि एक आध बार इस बीच उन्हें चक्कर भी आ गए हों। पिताजी 11 बजे शहर में देशबंधु मार्ग पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में घुसे थे। वे वहां क्यों गए, इसकी वजह ठीक ठीक समझ में नहीं आती। वैसे हमारे गांव का रमेश दत्त शहर में भूमि विकास सहकारी बैंक में क्लर्क है। हो सकता है पिताजी के दिमाग में सिर्फ बैंक रहा हो और वहां से गुजरते हुए अचानक स्टेट बैंक लिखा हुआ देखा हो और वे उधर घूम गए हों। उन्होंने अभी तक पानी नहीं पिया था, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि वे रमेश दत्त से पानी भी मांग लेंगे, अदालत जाने का रास्ता भी पूछ लेंगे तो बता सकेंगे कि उनका सिर घूम रहा है। यह भी कल शाम को उन्हें तिरिछ ने काटा था। स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री के अनुसार वह उस समय कैश रजिस्ट्री चेक कर रहा था। उसकी मेज पर लगभग 28,000 रुपयों की गड्डियाँ रखी हुई थीं। उस वक्त 11 से 2-3 मिनट ऊपर हुए होंगे, तभी पिताजी वहां आए। उनके चेहरे पर धूल लगी हुई थी, चेहरा डरावना था और अचानक ही उन्होंने जोर से कुछ कहा था। अग्निहोत्री का कहना था कि अचानक मैं डर गया। अमूमन ऐसे लोग बैंक के इतने भीतर कैशियर के टेबल तक नहीं पहुंच पाते। अग्निहोत्री का कहना यह भी था अगर वह पिताजी को एक आध मिनट पहले से अपनी ओर आता हुआ देख लेता तो शायद न डरता, लेकिन हुआ यह कि वह पूरी तरह से कैश रजिस्टर के हिसाब किताब में डूबा हुआ था। तभी अचानक ही पिताजी ने आवाज़ निकाली और सिर उठाते ही उन्हें देखकर वह डर गया और चीख पड़ा। उसने घंटी भी बजा दी। बैंक के चपरासियों, 2 चौकीदारों और दूसरे कर्मचारियों के अनुसार अचानक ही कैशियर की चीख और घंटी की आवाज़ से वे सब चौंक गए और उस तरफ दौड़े। तब तक नेपाली चौकीदार थापा ने पिताजी को दबोच लिया था और मारता हुआ कॉमन रूम की तरफ ले जा रहा था। एक चपरासी राम किशोर, जिसकी उम्र 45 के आसपास थी, ने कहा कि उसने समझा कि कोई शराबी दफ्तर में घुस आया है। यह पागल, और चूंकि उसकी ड्यूटी बैंक के मुख्य दरवाजे पर थी, इसलिए ब्रांच मैनेजर उसे चार्ज शीट कर सकता था। लेकिन हुआ यह कि जब पिताजी को मारा जा रहा था तभी उन्होंने अंग्रेजी में कुछ बोलना शुरू कर दिया। इसी वजह से चपरासियों का शक बढ़ गया। इसी बीच शायद असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता ने यह कह दिया
उस आदमी को अच्छी तरह से तलाशी ले लेना, तभी बाहर निकलने देना। वैसे चपरासी रामकिशोर का कहना था। पिताजी का चेहरा अजीब तरह से डरावना हो गया था। उस पर धूल जमा हो गई थी और उल्टी की बास आ रही थी। बैंक के चपरासियों ने पिताजी को ज़्यादा मारने पीटने की बात से इनकार किया, लेकिन बैंक के बाहर ठीक दरवाजे के पास जो पान की दुकान है, उसमें बैठने वाले बुन्नू का कहना था कि जब 11:30 बजे के आसपास पिताजी बैंक से बाहर आए तो उनके कपड़े फटे हुए थे और निचला होंठ कट गया था, जहाँ से खून निकल रहा था। आंखों के नीचे सूजन और कत्थई चकते थे, जैसे चकते बाद में बैंगनी या नीले पड़ जाते हैं। इसके बाद यानी 11:30 बजे से लगभग 1 बजे के बीच पिताजी कहाँ कहाँ गए, इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। हाँ, स्टेट बैंक के बाहर पान की दुकान लगाने वाले बुन्नू ने एक बात बताई थी कि हालांकि इस बारे में वह पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, या हो सकता है कि स्टेट बैंक के कर्मचारियों से डर की वजह से वह साफ साफ बतलाने से कतरा रहा हो। बुन्नू ने बताया था कि स्टेट बैंक से बाहर निकलने पर शायद पर बहुत जोर डाल रहा था। पिताजी ने कहा था कि उनके रुपए और कागजात बैंक के कर्मचारियों ने छीन लिए हैं, लेकिन बुन्नू का कहना था कि हो सकता है कि पिताजी ने कोई और बात कही हो, क्योंकि वे ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। उनका निचला होंठ काफ़ी कट गया था, मुंह से लार भी बह रही थी और उनका दिमाग सही नहीं था। मेरा अंदाज़ा है कि उस समय पिताजी पर काढ़े का असर बहुत ज़्यादा हो चुका था। हालांकि पंडित राम अवतार इस बात से इनकार करते हैं। उनका कहना था कि धतूरे के बीज तो होली के दिनों में भांग के साथ भी घोंटे जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आदमी पूरी तरह से पागल हो जाए। पंडित राम अवतार का मानना है कि या तो तिरिच का जहर उस समय पिताजी के शरीर में चढ़ना शुरू हो गया था और उसका नशा उनके दिमाग तक पहुंचने लगा था, या फिर बहुत संभव है कि जब स्टेट बैंक में पिताजी को थापा चौकीदार और चपरासियों ने मारा पीटा तब उनके सिर के पीछे की तरफ कोई चोट लग गई हो और उस धक्के से उनका दिमाग सनक गया हो। लेकिन मुझे लगता है कि उस समय तक पिताजी को थोड़ा बहुत होश था और वे पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से वे शहर से बाहर निकल जाएं। शायद रुपए और कागजात बैंक में छिन जाने की वजह से उन्होंने सोचा हो कि अब यहाँ रहने का कोई मतलब भी नहीं है। उन्होंने शायद एक आध बार सोचा भी होगा कि वापस स्टेट बैंक जाकर अपने कागजात तो कम से कम मांग लाएं। फिर ऐसा कहने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी। वे डर गए होंगे, उन्हें उनके जीवन में पहली बार इस तरह से मारा गया था, इसलिए वे ठीक से सोच पाने में सफल नहीं हो पा रहे होंगे। उनका शरीर बहुत दुबला था और बचपन से ही उन्हें एपेंडिसाइटिस की शिकायत थी। यह भी हो सकता है कि उस वक्त तक उन पर काढ़े का असर इतना ज़्यादा हो गया कि वे एक चीज़ पर देर तक सोच ही नहीं पा रहे हों और दिमाग में हर पल पैदा होने वाले छोटे छोटे बुलबुलों जैसे विचारों या नए नए झटकों के वश में आकर इधर से उधर चल पड़ते रहे हों। लेकिन मैं यह जानता हूँ, मुझे अच्छी तरह से महसूस होता है कि उनके दिमाग में घर लौट आने और शहर से बाहर निकल जाने की बात एक अस्थायी, बार बार कहीं अंधेरे से उभरने वाली, भले ही बहुत क्षीण और बहुत धुंधली बात जरूर रही होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। इसके बाद फिर एक वीडियो आएगा जिसमें पाठ को संपूर्ण किया जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज यहीं तक आपने इसको देखा। इसके लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन मंगल